कविता कवैया पूछ रही है कि फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले हमारे देश में सशक्तिकरण कितना अलग है, महिला सशक्तिकरण। कौन से फॉरेन कंट्री की बात कर रही हैं? चाइना में बहुत बुरी स्थिति है औरतों की, बाली में बहुत बुरी स्थिति है औरतों की, थाईलैंड में बहुत बुरी स्थिति है औरतों की, अरब देशों में बहुत बुरी स्थिति है औरतों की। तो मुझे नहीं लगता ये फॉरेन से इस सवाल को जोड़ना चाहिए। हाँ, अमेरिका अलग है क्योंकि वो बहुत युवा देश है, अमेरिका की सोच अलग है। हम अगर ब्रिटेन की बात करते हैं तो इंग्लिश परिवारों में आज भी लंबी लंबी शादियां हैं, 27, 30, 35 सालों की शादियां हैं। इंग्लिश लोग आज भी परिवार में बिलीव करते हैं। क्रिसमस में हर साल दुनिया में जहां हो वहां से परिवार आके साथ में इकट्ठा क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। प्रोबेबली हम लोग दिवाली को इतना मिलजुल के नहीं मनाते जितना वो लोग क्रिसमस को मनाते हैं। देयर इज अ थैंक्सगिविंग डे जैसा तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है थैंक्सगिविंग में तो कहाँ से परिवार घर में आकर अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को थैंक्सगिविंग की गिफ्ट देता है। तो ये बात मैं नहीं मानती कि फॉरेन कंट्री में और भारत में महिलाओं में डिफरेंस है। भारत में महिलाओं में डिफरेंस अगर है तो ये है कि भारत की महिला अपने आप को बहुत छोटी सोचती है। पुरुष तो बाद में सोचेगा, हम खुद ही पहले तो बड़े स्त्री नो अवतार, अरे लेडीज ने आऊ, लेडीज ने तो आऊज, એવું આ બેકાર વાત છે। वी बिलीव दैट, देन हु एल्स इज गोइंग टू सपोर्ट अस। और फॉरेन कंट्री मतलब अगर आप पश्चिम की ही बात कर रहे हैं तो इटली में आज भी औरतें घर में खाना बनाती है। सिसिली इज अ प्लेस वेयर इट्स अ वंडरफुल फैमिली लाइफ। आपने अगर गॉडफादर देखी है तो आपको समझ में आएगा कि फॉरेन कंट्री में अगर आप अमेरिका की अगर बात कर रहे हैं तो अमेरिका बहुत युवा देश है और वहाँ की सोच अलग है। और अमेरिका के ओरिजिनल नेटिव्स जो हैं वहाँ आज भी औरतें घर का काम करती है, रेड इंडियंस। बाकी बाहर से आए लोग अलग सोचते हैं। तो पहले तो ये आप तय कीजिए कि आप किस कंट्री की बात करें। और दूसरी बात यह है कि पश्चिम में अगर सशक्तिकरण ज़्यादा है तो वहाँ समस्याएं भी ज़्यादा है। हमारे देश में अगर कोई एक हस्बैंड गुजर जाता है तो विधवा के लिए उसके परिवार में फिर भी जगह बनी रहती है। बच्चों को बड़े भाई या चाचा या दादाजी पाल लेते हैं। अपने यहाँ बूढ़े माँ बाप के लिए बच्चों के पास जगह भी है, प्यार भी है और केयर भी है। 2-4 किस्सों पर मत जाइए। वहाँ 18 साल का बच्चा घर छोड़ के चला जाता है, फिर माँ बाप का क्या होता है ये देखने का किसी के पास वक्त नहीं है। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं मुझे लगता है उस पर बहुत निर्भर करता है। वहाँ पड़ोसी के घर में मर्डर हो जाए तो बाजू वाले को पता तक नहीं होता है और हम टमाटर मांगने चले जाते हैं। तो मुझे लगता है बहुत कुछ अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा अलग है, किसी से भी कंपेयर करना ठीक नहीं। काजल ओझा को कभी अबला नारी समझा गया और समझा गया कोई ऐसा अनुभव हुआ कि जिसका जवाब आपने बहुत ही अलग तरीके से दिया हो? कोई ऐसा अनुभव? बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ। काफ़ी बार मैंने ये बात को एक्सपीरियंस किया है कि आपको औरत समझ के सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। आपको कई जगहों पर एक टिपिकल प्रकार का बिहेवियर होता है और मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन है। अच्छा। इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है। नहीं, नया नहीं है। एक बहुत ज़्यादा बेबाक, बोल्ड और यानी सामने वाले को बिल्कुल समझ आ जाए कि इनका ऑरा कैसा है, उसके बावजूद हाँ ऐसा समझा बहुत बार हुआ है। पर गायत्री मुझे लगता है कि अगर ऐसे 5 एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास तो मेरे 500 एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत प्यार मिला है, बहुत सम्मान मिला है। तो मुझे लगता है उन 5 चीज़ों को याद रखने की बजाय मैं ये 500 एक्सपीरियंसेस को याद रखना चाहूँगी। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहती थी क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ में जब 1 या 2 ऐसे अनुभव होते हैं तो वो एक माइंडसेट बना लेते हैं कि समाज में ऐसे प्रकार के ही लोग हैं, मेरे साथ बुरा ही करेंगे जी, मेरे साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। ये माइंडसेट से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग ये सोचे कि मेरे साथ अच्छे और बुरे दोनों अनुभव होते हैं। आपको मैं बताऊं कि क्या पुरुषों को ऐसे अनुभव नहीं होते हैं? जी, पुरुषों का अपमान नहीं होता है। क्या महिलाएं पुरुषों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती है? करती है। तो पति जो होते हैं उनको क्या 498A का दुरुपयोग नहीं होता है तो क्या सरकार कायदा ही निकाल देगी? 4 बुरे अनुभव
आपके 400 अच्छे अनुभवों के सामने खड़े नहीं रह सकते। और मैं तो चाहती हूं आप भूल जाएं ऐसी ऐसी बिटरनेस को, ऐसी बुराइयों को आप भूल जाएं। आप उस सम्मान के प्रसंगों को याद रखें, आप उस अच्छाइयों को याद रखें, आप उस प्यार को याद रखें जो आपको मिला है। क्यों उस कड़वाहट को अपने अंदर इतनी जगह दे रही हैं कि अच्छाई के लिए जगह ना बचे। है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बड़े बड़े साहित्यकारों ने मुझे साइड ट्रैक किया है, मेरे बारे में गलत लिखा है, मुझे गलत सवाल पूछे गए हैं, मुझे पब्लिकली रिडिक्यूल किया गया है, ट्रोल किया गया है बार बार। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं 5,24,000 लोग आज मेरे FB पर हैं, उसमें से अगर 24-25 लोग मेरे बारे में बुरा लिखते हैं तो रेशियो क्या हुआ? बिल्कुल। तो उस रेशियो पे जाएंगे 5,24,000 प्लस यूट्यूब प्लस दिस प्लस दैट। मेरे जो लोग इतना प्यार करते हैं उसको मैं नजरअंदाज करूं और जो वो 4 खराब लिख रहे हैं उन पर मैं फोकस करूं, तो मैं गलत हूं। आपके इतने आप जिस तरह पॉपुलर हो रही हैं, जिस तरह आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच जाकर अपनी बातें बताने लगी, ऐसा किसी भी राइटर के साथ में अभी तक बहुत कम देखा गया है। हाँ जी। बहुत ही कम। तो ये बात को लेकर आपको बहुत कुछ ऐसी परेशानियां उठानी पड़ी, कुछ ऐसे अनुभव हुए? मैं परेशानी नहीं कहूंगी, अच्छा, प्यार कहूंगी कि कभी आपको ऐसा भी लगे कि आप मतलब मेरे डैडी, आई जस्ट लॉस्ट माई मॉम, और मैं अमेरिका थी तो उनको मैंने 1 महीने के लिए, शी वॉज 80 years old, तो कहाँ रखें, घर में बाई हो, अकेली हो, कुछ हो जाए। तो एक बहुत सुंदर जगह है शांति निकेतन करके, सीनियर सिटीजन लिविंग, वहाँ मैं छोड़ के अमेरिका गई थी। फिर मैं वापस आई एंड आई लॉस्ट हर इन 2 days। तो वो वहीं गुजर गई। तो अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो एक पत्रकार का मुझ पर फ़ोन आया कि मैं आपके साथ, आपको मैं कवर करना चाहती हूँ ये आपकी मदर का। तो मैंने कहा नहीं, हम यहीं से उनको ले जाएंगे, फालतू में आई डोंट वांट टू टेक द बॉडी टू होम एंड कोई था नहीं, मैं किसी को इकट्ठा करने में मानती नहीं हूँ। तो उन्होंने अपने FB पे लिख दिया कि काजल ओझा वैद्य जो इतना लोगों को सिखाती है, उनकी माँ तो वृद्धाश्रम में गुजर गई। मतलब आई एम द ओनली चाइल्ड, आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ माई मदर, आई एम ये कवर नहीं करना चाहती, ये मेरा बहुत प्राइवेट, मेरी बहुत प्राइवेट है। रात को मैं अपनी माँ के रहे, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रूव समथिंग, आप किसी की पर्सनल मोमेंट, तब बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि आप पूछिए ना कि क्यों थी वहां, मैं बताऊंगी आपको। ऐसा वापस जा रही थी, कपड़े बदलने, साड़ी पहन के एयरपोर्ट गई, कपड़े बदलने के लिए मैं अंदर गई तो एक लेडी थी, वो मुझे कह रही है कि मुझे फोटो खींचनी है। तो मैंने कहा बाथरूम में? व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग? यू थिंक आई एम अफ्रेड? मैं किसी से डरती हूं? बहुत बुरा लगता है गायत्री, ऐसे वक्त पर बहुत बुरा लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी को आपके सामने हथियार बना के यूज किया जाता है, तब बहुत बुरा लगता है। जानती हो इतने सालों से मैंने आपको एक्चुअली बेबी गायत्री को देखा है मैंने। मैं मेरे घर में खाना बनाती हूँ, मैं मेरे घर में सफाई खुद करती हूँ, मैं मेरे बच्चे के लिए आज भी शाम को खुद खाना बनाती हूँ। मेरे जो दोस्त, जिसको भी आप पूछ लो, मुझ में ये पॉपुलैरिटी से कोई फर्क नहीं आया। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि आज मैं हूं, कल इस जगह कोई और बैठा होगा, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कुछ भी परमानेंट नहीं है, मैं भी परमानेंट नहीं। यहां से बाहर निकलूं और आधे घंटे में पता चले कि मैं हूं ही नहीं, तो मैं किस चीज के बारे में इतना अपने आप पर गुरूर कर रही हूं? मैं कुछ नहीं कर रही हूं। जैसे एक डॉक्टर काम करता है, जैसे एक इंजीनियर काम करता है, जैसे आप अपना काम करती हैं, मैं अपना काम करती हूँ। मैं अच्छा लिखती हूँ, मुझे अच्छा लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अच्छा लिखती हूँ। यानी लेखक लेखिका के तौर पर काजल ओझा एकदम अलग है और घर में अलग है। मैं इनको अलग करके देख सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल मेक अ मिस्टेक दैट दे थिंक दैट बोथ आर द सेम, एक्चुअली बोथ आर नॉट द सेम। आप सादत हसन मंटो ने बहुत अच्छा लिखा है कि एक इंसान है जिसका नाम, तो मैं इंसान भी हूं और मैं अफसाना, मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ। बच्चे की बात निकली तो मैं तथागत के बारे में जरूर, हमेशा
रिफ्लेक्शन होता भाषण में ऐसा बोलती हैं और अपनी किस तरह का तथागत का आपने क्या कैसी उसको परवरिश दी है कि उससे वो बात का असर ना हो, या फिर वो असर होता है तो वो कैसे करता है रिएक्ट? शुरू में बहुत होता था, अब नहीं होता। और परवरिश के लिए बहुत ज़्यादा मैं संजय को भी इसमें क्रेडिट दूंगी, क्योंकि उसने अपने पिता को देखा है कि वो मुझे और मेरे काम को अलग करके देखता है। तो मुझे लगता है संजय ने जो अलग कर दिया वही तथागत पर भी असर है कि मेरी माँ है और एक पॉपुलर औरत है, उसको मिलाते नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लोग बहुत जज करते हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं। दूसरा, अगर उसकी कोई गलती हो तो 24 साल के लड़के की गलती को मेरी परवरिश के साथ जोड़ दिया जाता है। 18 साल के बाद मुझे नहीं लगता गायत्री कोई भी गलती माता पिता पे थोपनी चाहिए। हर माता पिता, चाहे वो लारी खींचने वाला मजदूर हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, हर माता पिता अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर परवरिश देने की कोशिश करते ही। लेकिन अब पीयर प्रेशर इतना है, दोस्त है आसपास, दुनिया बदल गई है, उनकी सोच बदल गई है, तो बच्चे जो आप चाहते हैं वो नहीं बनते। और मैं ये हर माँ बाप से कहूंगी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपका बच्चा आपका नहीं सुन रहा है, अगर आपका बच्चा आप जैसे चाहते हैं नहीं जी रहा है, अगर आपका बच्चा कुछ गलत सोबत में है, अगर कुछ गलत कर रहा है, तो आप अपनी परवरिश को दोष मत दीजिए। हाँ, उसको बदलने की कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी परवरिश को दोष मत दीजिए। आपने जो हो सकता था वो सब किया ही। डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर योर चाइल्ड, डू नॉट। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। काजल ओझा वैद्य, मोटिवेशनल स्पीकर। जनरली लोगों की एक सोच होती है कि मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है वो खुद वो सभी बातें करता है जो हमें कहता है। तो काजल कितना मैं करती हूँ, मैं सब करती हूँ। अच्छा, मैं जितना नहीं हो सकता है उसके बारे में बहुत क्लियर हूँ, और वो मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करती। अच्छा। मैं कभी किसी को नहीं कहती गुस्सा मत करो, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और तुरंत मेरा दिमाग बत्ती जल जाती है। कल येस्टरडे आई वाज, वो मेरी स्त्री गर्म नहीं हो रही थी और मेरी फ्रेंड आई और ये स्त्री गर्म हो गई। हाँ, तो मेरी फ्रेंड आई तो मैंने कहा ये गर्म ही नहीं हो रही है, तो बोलती है ये स्त्री है, ये तू नहीं है। तो मुझे लगता है ये मेरे दोस्त मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे परिवार वाले मुझे बहुत, मैं मम्मी मेरी सास पे कभी ऐसा नहीं होता है, एंड मम्मी स्माइल्स एंड शी सेज कि हाँ बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड, ये परफेक्शन, पार्टली ओसीडी, मुझे सब अपने तरीके से चाहिए, ऐसे डिब्बे दिखने चाहिए। मैं थोड़ी सी सिक हूँ, तो ये सब, और ये सब ये लोग वर्गो तो नहीं है। नहीं, मैं नहीं मैं लिबरल हूँ। हाँ। पर ये सब छोटी छोटी ओसीडी, जैसे ये पेपर ऐसे टेढ़े मेढ़े, तो मुझे मेरा ध्यान बार बार वहां जाएगा। पर्दा जैसे ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो, हाँ। तो मैं सो गई हूँ तो खड़ी होके पर्दा सही करके ही सोऊंगी। तो ऐसे लोगों के साथ में रहने वाले लोग ज्यादा दुखी होते हैं कि खुश होते हैं? बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी। मतलब वो आपको छोड़ भी नहीं मेरे साथ में जो लोग रह रहे हैं वो समझ जाइए कि आप दुखी क्यों हैं। वो ना मुझे छोड़ सकते ना मुझे सह सकते, तो ऐसा होता है। तो इन सब के बीच में कहीं मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे ओसीडी पर कंट्रोल करूँ। कोई बैठा हो पैर ऊपर लेके सोफे पे, तो मुझे बार बार होता है कि पैर नीचे रखो, पैर, पर मैं बताती नहीं। तो आजकल ऐसा सीख रही हूँ कि किसी को कुछ ना बोलूँ, हो सके तब तक। जैसे कि पहले एक टाइम था जब बर्तन पड़े हों तो मुझे नींद ही नहीं आए, मतलब मैं रात को 2 बजे उठ के भी बर्तन साफ करके सो जाऊं। अब मैं सीख गई हूँ कि ऐसे दरवाजा बंद कर दो और सो जाओ, सुबह आएगी बाई तो करेगी। तो ऐसा सब सीख रही हूँ। पर हाँ बहुत मुश्किल है। मेरा परफेक्शन, मेरे साथ डील करना बहुत मुश्किल है, और मैं इसलिए बहुत क्रेडिट देती हूँ मेरे पति को, मेरे बेटे को। ये लोग मुझे बहुत सहन करते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपकी बात को लेकर उसकी ज़िंदगी में वैसे बहुत सारे बदलाव आए होंगे, बट कोई ऐसी खास बात, कोई ऐसा खास व्यक्ति जिसने कहा हो कि आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी, आपकी बातों से या लेखन से या जैसे भी, बट काजल ओझा वैद्य ने ज़िंदगी बदली। गायत्री, आप नहीं मानेंगी, मुझ पर ऑलमोस्ट रोज के 150 मेल आते हैं। अच्छा। मैं हर मेल का जवाब देती हूँ,
और ऑलमोस्ट दिस 150, 130, 140 मेल जो मुझ पर रोज़ आते हैं, उसमें यही बात लिखी होती है कि मैम ये पढ़ा तो ये सोचा और ऐसे मैंने बदला अपने आप को, या ये पढ़ा तो ऐसा सोचा तो ये मुश्किल थी, उसमें से रास्ता मिला। मैं पर्सनल एडवाइस नहीं करती किसी को, लेकिन पढ़कर अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया हो तो मैं उसको ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि ये शायद मुझे ईश्वर ने चुना है किसी की ज़िंदगी को बदलने के लिए, किसी की ज़िंदगी को स्पर्श करने के लिए। ये मेरा काम नहीं है, ये मुझे इसके लिए चुना है, भेजा है, और ये मैं कर रही हूँ। जब तक वो देता रहेगा मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि कल ही मैंने इसी मुद्दे पर टॉक किया था। हम लोग चक्कर काटते हैं ज्योतिष के वहाँ जाकर, तो उस चक्कर में ना पड़े, ऐसी कुछ बातें सुने, ऐसे लोगों को सुने, ऐसे लोगों से अगर आप इंटरेक्ट कर सकते हो तो करें, ताकि ये ज्योतिष के चक्कर में, तंत्र मंत्र विद्या के चक्कर में आप ना पड़ सकें। इसी के साथ कह दूं कि ये सब मैं पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये रंग पसंद है। हाँ, ये सही बोला। ये मैं किसी कारण से नहीं पहनती हूँ, ये कलर्स मुझे पसंद है इसलिए पहनती हूँ। ये राहु गुरु केतु कुछ भी नहीं है। फिर देख के बोले कि खुद बोलती है, खुद तो पहनती है। 3 वीडियो और हमने जो लिए हैं सवाल के, वो देख लेते हैं। उसके बाद मेरे पास और 2-3 सवाल है, फिर इनको इजाज़त देंगे स्टूडियो से जाने के लिए, मगर हमारी ज़िंदगी में वो हमेशा कायम रहने वाली है। अब वीडियो देखते हैं। हेलो मैडम, myself Dr. Lopa from Baroda. I am basically anesthetist by profession, and one basic questions में आज के सिनारियो में मैंने देखा है कि मैक्सिमम फीमेल जो है 40s, नियर 40 और 40 प्लस, some reason like either they are not satisfied with their personal life, like family life, or from children, from in-laws, from husband, or either some financial condition or some like affair, like after all like this current situations, I have seen they are either going to either suicidal tendency or डिप्रेसिव मोड में चली जाती है, जिसको लॉन्ग टर्म हम लोग ट्रीटमेंट देते रहते हैं। तो आई फील के जस्ट यू गिव सम सजेशन, सम सॉल्यूशन रिगार्डिंग दिस करंट टॉपिक। सो दिस इज़ माई क्वेश्चन कि वाई दे ટર્ન ઇન્ટુ સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી। અત્યારે આયશાની જે રીતનો હમણાં કેસ આવ્યો, અને આવી રીતના ઘણા કેસીસ, આયશાએ તો પોતે વિડીયો કરીને, એના પતિએ કહ્યું એ પ્રમાણે કરીને, વિડીયો કરીને હસતા મુખે એણે પોતાનો જીવ આપી દીધો। પણ આવી જે ટેન્ડન્સી દિવસે દિવસે વધતી જઈ રહી છે સ્ત્રીઓમાં, અને પરિવાર તરફથી જે પ્રેશર સ્ત્રી પર આવી રહ્યા છે, આનું સોલ્યુશન શું છે? આજે આપણે વિમેન્સ ડે મનાવી રહ્યા છીએ, પણ વિમેન્સ ડે મનાવવા માટેની આપણામાં એટલી સ્ટ્રેન્થ આજે છે ખરી કે બસ એક વાહ વાહ જેટલું જ આપણે विमेंस डे मना रहा है। इसके भरोसे डॉक्टर लोपा और नलिनी रावल के करीब करीब सिमिलर सवाल हैं। सुसाइड पर उन्होंने बात की है। उसमें नलिनी रावल ने बात छेड़ी है आयशा मामले पर, जो आयशा अहमदाबाद में साबरमती में जिसने छलांग लगा दी थी एक वीडियो बनाकर। क्या कहोगे काजल मैम? मैंने संडे को लिखा है नो आयशा। मेरे भास्कर का लेख ही ये है कि नो आयशा, माफ करी शकाए मरी न शकाए जी। तो बहुत बड़ी बात है इस्लाम के, उसने सच्चे इस्लामिक होकर उसने ये कहा कि मैं मेरा खून माफ़ करती हूँ। मुझे लगता है उसमें से खून निकाल देना चाहिए। उसको ये कहना चाहिए था कि आरिफ मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और उसको जैसे उसके पिता ने कहा कि ऐसी और आयशा नहीं बननी चाहिए, तो मुझे लगता है ये बात आयशा को कहनी चाहिए थी कि मेरे जैसी और औरतों को मैं मदद करूँगी, मैं उनको आगे आने में, हिम्मत करने में उनकी सहाय करूँगी। क्यों मरना चाहिए? उसने ये कहा कि आरिफ मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है, मैं तुमको कभी बताऊंगी अगले जन्म में। क्या मतलब है? ये प्यार का मुझे लगता है कोई ग्लैमर है, फिल्मों से, टेलीविजन से आया है कि प्यार में मर जाना चाहिए। मुझे लगता है प्यार आपकी वीकनेस नहीं है, प्यार आपकी स्ट्रेंथ है। आपको एक बेहतर इंसान बनने में, आपको एक मजबूत इंसान बनने में अगर प्यार मदद नहीं करता है तो वो प्यार कहीं कुछ उसमें गलत है।
क्यों मरना चाहिए किसी को? किसी के भी लिए मरने का आपको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर अगर आपने खुद नहीं बनाया है तो उसका विसर्जन करने का अधिकार भी आपका नहीं है। और अगर वो अपने धर्म में सच्ची बिलीव करती है तो उस धर्म में भी तो मनाही की गई है। शरीर को अपने आप विसर्जित करने की मनाही हर धर्म में है। हर धर्म ये कहता है कि आत्महत्या पाप है, तो हम क्यों करते हैं वो पाप? मैं नहीं मानती आत्महत्या में, और मुझे लगता है कि आत्महत्या से बड़ा इस जगत में कोई गुनाह नहीं है। आई बिलीव दिस वेरी स्ट्रांगली गायत्री। बिल्कुल सही बात है कि कोई गुनाह नहीं है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है ये, सॉरी, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। काजल जी बहुत सही बता रही हैं। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हमारी जो शादी संस्था है उसका भविष्य आप कहाँ देखती हैं, कैसा देखती हैं? मुश्किल है। कारण ये है कि शादी से जुड़े जो सच में वाव्स हैं, 7 सप्तपदी के वचन हैं, या जो इस्लाम में पूछते हैं कि आपको कबूल है, या जो जिसमें कहते हैं क्रिश्चियनिटी में कि टिल डेथ पार्ट अस वी विल बी टुगेदर, ये बात क्या है? हम कितने लोग शादी को समझें, 4-4 दिन के फंक्शन करते हैं, लेकिन माँ बाप कितने बच्चों को बिठा के उसकी जिम्मेदारी समझाते हैं। रिंग बहुत छोटी है शादी की, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए वचन बहुत बड़े हैं। तो मुझे लगता है ये वचन समझने चाहिए। मेंटली अगर बच्चा तैयार है तो ही उसकी शादी करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बात कहते हैं कि हमें सेटल थई जाओ। मतलब सेटल थई जाओ એટલે શું करो, लगन करी लो। शादी करने से अगर कोई सेटल हो जाता तो मुझे लगता है जिंदगियां कितनी बेहतर होती। हर एक इंसान को अपने मतलब की व्यक्ति, शादी में कितनी खूबसूरत बात है कि 2 लोग साथ साथ में वृद्ध होते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ जब तक नहीं आती है शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर बच्चा कहता है कि मुझे नहीं करनी है शादी, तो मैं माँ बाप को भी यही कहूंगी कि फोर्स मत करो। हमें तो हमारे पोते नाती पोते खिलाने, मतलब नाती पोते खिलाने के लिए आप 2 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। जो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं उनको आप साथ में बांध रहे हैं। ये शादी संस्था ज्यादा से ज्यादा टूट रही है। इसका कारण शायद ये है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट माइंडेड है और बॉयज ज्यादा से ज्यादा संकुचित हो रहे हैं। तो एक अजीब सा प्रेशर बना है इस समाज के ऊपर, और वो नहीं टिकने देगा इस संस्था को। ज़्यादातर एक अभी जो मसला सामने आता है वो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं ये बच्चे, इसीलिए शादी में बिलीव नहीं करते हैं। उससे इस बात को आप कितना सच मानती हैं, सही मानती हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले लड़कियां घर में रहती थी, मुश्किल से ग्रेजुएट करती थी जी। माँ बाप ग्रेजुएट तक तो उसको किचन में घुसा देते थे, तो उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। अब लड़कियां बाहर जाती हैं, पढ़ती हैं, एक्सपोज होती हैं, दुनिया को देखती हैं, करियर्स देखती हैं। तो ये सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप बाहर की दुनिया देख रहे हैं, आप बाहर के लोगों से मिल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। अब उस एक्सपोजर के साथ आपको ये कहा जाए कि यही लड़का है, इससे शादी करनी, तो पहले आपने उसको पंख दिए, फिर उस पंख को काट दिया। तो ये तो होगा नहीं। या तो मत दो पंख। आज भी छोटे गांव की लड़कियां चुपचाप शादी करके सेटल हो जाती हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप मॉडर्न हैं, बच्ची को अमेरिका यूरोप पढ़ने भेजते हैं, घूमने भेजते हैं, उसके दोस्तों के साथ उसको पार्टी करने देते हैं लेट नाइट, वो कुछ भी पहनती है, और एकदम से ससुराल में कंट्रोल आ जाता है कि हम तो नहीं अलाउ करेंगे, हम तो ये नहीं करने देंगे। तो मुझे लगता है ये 2 बहुत ही विरोधाभासी बातें हैं जिनको जोड़ना मुश्किल है गायत्री। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही है। आखिर में जी, काजल ओझा वैद्य के लिए फेमिनिज्म यानी क्या? खुश रहना। खुश रहना। आपको जिस चीज में मजा आता है वो कीजिए, दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना, दूसरों को तकलीफ दिए बिना। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा नारीवाद है। इससे ज्यादा बड़ा नारीवाद कोई है नहीं। और मैं वैसे भी फेमिनाइन होने में बिलीव करती हूँ, फेमिनिस्ट होने में करती भी नहीं हूँ। मेरा किसी से विरोध नहीं है।
पुरुषों के सामने तो मुझे नहीं लगता मैंने कभी एक लाइन भी बोली है, बल्कि मैंने उनकी तो हमेशा एडवोकेसी ही की है कि बेचारे पुरुष, मैं कभी कभी तो कहती हूँ कि बेचारे पुरुष इतना सहते हैं। जी। कितनी शादियां सिर्फ हस्बैंड्स के कारण टिकी है और वो बेचारे इस बात को बाहर कहते नहीं। जी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं पुरुष इस देश के, इस स्टेट के, हमारे शहर के, हमारे आसपास, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं। सिर्फ उनको ये अच्छा ही दिखाने का मौका दीजिए। हम जिस ज़बान में बात करते हैं, हम उनकी बहनों के बारे में, माँ के बारे में कांस्टेंट अगर कड़वाहट उगलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पति, कोई भी प्रेमी, कोई भी भाई ये सह पाएगा। जैसे आपको सम्मान चाहिए, उनको भी सम्मान चाहिए। जैसे आप प्यार चाहती हैं, उनको भी थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा प्यार चाहिए, और ये परस्पर है। मुझे लगता है हम दो बहुत खूबसूरत इस ईश्वर का सर्जन है, एक ऑरेंज है, एक एप्पल है, इसको मिलाने की भी ज़रूरत नहीं, कंपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं। हम किसी के जैसे नहीं हैं और कोई हमारे जैसा नहीं है। आज के नारी दिन पर मैं वुमेंस डे पर गृहिणी वाला बात ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गृहिणी को आज बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे लोगों ने हम जैसी वर्किंग वुमन को फेलिसिटेट किया है, मगर वो गृहिणी जिनकी बदौलत हम बाहर निकलते हैं, उनके लिए आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि पूरे आखो ग्रह जेनु ऋणी छे एक गृहिणी छे। जी। आप सोचिए उसकी मेमोरी कितनी तेज है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन क्या खाएगा, किसी को क्या पसंद नहीं है, किसके लिए किस वक्त क्या करना है, किसको दवा देनी है, किसका क्या करना है, बच्चे का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, घर की चीजें, चदरें बदलना। मुझे लगता है एक गृहिणी जितना काम करती है उससे दूसरा आधा हिस्सा वर्किंग विमेन नहीं करती है। तो मैं इस देश की ऐसी सारी माताएं, सारी बहनें, सारी भाभियां, सबको प्रणाम करती हूँ कि आप लोगों ने इतना काम किया है। बस इतना दुख है कि इस देश के जीडीपी में आप लोगों का काम गिना नहीं जाता है। आपके घंटों का अगर तनख्वाह देना अगर हमारे पतियों को या भाइयों को या पिता को कहा जाए तो मुझे लगता है उनकी पूरी आय कम पड़ जाएगी कि एक माँ को तनख्वाह देने के लिए, एक बीवी को तनख्वाह देने के लिए, एक बहन को तनख्वाह देने के लिए। और फिर भी आप कोई बिना अनकंडीशनली, unexpected anything, you have been doing your job so beautifully. So we are all thankful to you. And with all my heart, I thank all the women who's been taking care of the home. Thank you. हीना नायक ब्लाइंड गर्ल स्कूल की टीचर हैं वो, और बहुत बड़ी फ़ैन है। उसने एक मैसेज आपको भेजा है, सवाल नहीं किया है, उसे कुछ कह दीजिए। जी ज़रूर। हीना, you are a wonderful person and I think I heard your message. I was in tears. मुझे लगता है इतना प्यार मैं काबिल भी हूँ या नहीं, लेकिन तुम्हारा प्यार सर आँखों पर, बहुत दिल से, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सिर्फ हीना का नहीं, VNM चैनल का, जो लोग अब तक हमारे साथ जुड़े रहे, उन सब का, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरी बातें कहने की ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और सबसे बड़ी बात गायत्री, कि मेरे दिल की बातें इतने प्यार से, इतनी सहला के, पटा के, मुझे आराम से पूछ कर उसने पूछा कि किसको बताती हो, तो मुझे लगता है अब तो मुझे ये कहना चाहिए कि मैंने आज आपको ही बताई सब बातें। तो थैंक यू सो मच गायत्री फॉर इन्वाइटिंग मी एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू मीट माई रीडर्स, माई व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा आज का 8 मार्च का दिन नहीं, मेरा तो ये साल पूरा बहुत ही धन्य हो गया है, बहुत ही खुशनुमा हो गया है कि बहुत सारी एनर्जी उनसे मिल गई, क्योंकि इतनी दूरी पर ही हम बैठे हैं। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी उनसे मुझे मिल गई है। आज सुबह मैंने FB पे लिखा कि मत सोचिए कैसे पहुँचोगे, सिर्फ बस हिम्मत के साथ चलते रहिए, नए दरवाज़े खुलेंगे, नए रास्ते मिलेंगे और आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचोगे। बस इतनी हिम्मत ज़रूर रखिए, चलना है, कुछ भी हो जाए चलना है, हारना नहीं है। और आज महिला दिवस पर ये बात कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर महिला हमेशा, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसा कहती हूँ कि बद्दूज मारे करवानो, जी हाँ, हमें ही करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे
जैसे काजल बहन ने भी यही कहा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कितनी भी थक जाऊं, मगर मुझे पढ़ने वाले लोग, मुझे सुनने वाले लोग मेरा इंतज़ार करते हैं। बस उसी तरह आपका भी इंतज़ार हर एक व्यक्ति करता है। शायद आपको वो कहते नहीं हैं और आपको वो एहसास नहीं करवाते होंगे, मगर इंतज़ार हर एक व्यक्ति आपका करता होगा। कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी बहन, कोई ऐसी माँ, कोई ऐसी पत्नी, कोई ऐसी दोस्त नहीं होगी जो अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का इंतज़ार ना करता हो। तो बस खुश रहिए और जो करना चाहते हैं वो करते रहिए और कभी हार मत मानिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हीना ने जो बात बताई है काजल मैम के लिए, उसी के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ते रहिए VNM TV यूट्यूब चैनल पर और VNM TV फेसबुक पेज पर। नमस्कार। नमस्कार। મારું નામ નાયક હિના છે। હું લાયન્સ બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ સ્કૂલમાં અંધકન્યા શાળામાં ટીચર તરીકેની ફરજ બજાવું છું। આપને સાંભળવા મને એટલી બધી મજા આવે છે આપને સાંભળવાની કે આપના દરેક લેક્ચર્સ, દરેક વિડીયો, ઓડિયો હું યુટ્યુબ પર આપ જ્યારે અપલોડ કરો તો એ અચૂક હું સાંભળી લઉં છું। હાલમાં આપની જે બુક ચાલી રહી છે, ઓડિયો બુક ચહેરા પાછળનો ચહેરો, એ પણ મને સાંભળવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। કૃષ્ણ અયન, એકબીજાને ગમતા રહીએ, આ બધી જ વસ્તુ, આમાં જે વાતો આપે જે વ્યક્ત કરી છે, આપના વિચારો જે આપ કરતા રહો છો વ્યક્ત, એમાંથી ખરેખર ઘણું બધું શીખવા મળે છે। હાય, હું છું કાજલ ઓઝાવૈદ્ય। તમે મને બધી જ જગ્યાએ જુઓ છો, યુટ્યુબ પર, બીજી જુદી જુદી ચેનલ્સમાં, અને એ બધા જ હવે જેટલા વિડીયો તમે બીજે બધે જુઓ છો એ હવે મારી પોતાની ચેનલ પર આવે છે। બીજે ક્યાંય ગયા વગર કમ ટુ કાજલ ઓઝાવૈદ્ય માય ઓન, એ છે મારી પોતાની ચેનલ યુટ્યુબ પર, જ્યાં હું અપલોડ કરીશ નવા વિચારો, નવા વિડીયોઝ। રેગ્યુલરલી હું જ્યાં લેક્ચર્સ કરું છું એ વિડીયોઝ પણ તમને ત્યાં મળશે। તો પ્લીઝ બીજે ક્યાંય પણ ગયા વગર ડુ કમ ટુ કાજલ ઓઝાવૈદ્ય માય ઓન।